मित्रों नमस्कार। आज मैं आप लोग को कॉन्फेशन के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। कॉन्फेशन की चर्चा सेक्शन 24 से 30 तक में की गई है। डिफरेंट कंडीशंस हैं जिस पर चर्चा की गई है, लेकिन आज मैं आप लोगों को कॉन्फेशन का कॉन्सेप्ट क्या है इसको मैं समझाने जा रहा हूँ। यदि कॉन्फेशन के कॉन्सेप्ट को और इसमें क्या बार है इसको यदि आप समझ लेते हैं, तब ऐसी स्थिति में आप यह मानकर चलिए कि कॉन्फेशनल स्टेटमेंट जो है और जो कॉन्फेशन है उसको पूरी तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और पूरी तरह से उसको आप यूज कर सकते हैं अपने डिफेंस में। अपने डिफेंस का मतलब होता है अपने क्लाइंट के डिफेंस में उसको आप यूज कर सकते हैं। तो कॉन्फेशन क्या है? मैंने आप लोग को एडमिशन बतलाया था। अब यह क्या है कि यदि कोई व्यक्ति जिसके ऊपर कोई चार्ज लगाया गया है और वह सजेस्टिव है इस मामले में, लगता है कि उसने क्राइम किया है और वह एक्सेप्ट करता है कि ही कमिटेड ए क्राइम, तब उसको हम कन्फेशन कहते हैं। कोई भी चीज जो चार्ज उसके ऊपर लगाया गया है, जो अभियोग उसके ऊपर लगाया गया है और उसको यदि वह स्वीकार कर लेता है, तब इसको हम कन्फेशन कहते हैं। सिविल केसेस में इसको हम एडमिशन कहते हैं। सिविल केसेस में यदि कोई व्यक्ति, जैसे सपोज करिए किसी व्यक्ति ने किसी के साथ चीटिंग की या फॉर्जरी की। मैंने चीटिंग और फॉर्जरी में अंतर, मैंने क्वेश्चन पूछा था तो मैंने बताया भी था। तो यदि चीटिंग की या फॉर्जरी की, मतलब डॉक्यूमेंट में हेरा फेरी की या फिर रुपए की ठगी कर ली और वह उसको माल स्वीकार कर लेता है, तो वह एडमिशन माना जाएगा सिविल के केस में। तो ये क्या होगा? सिविल के केस में वह एडमिशन माना जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को चाकू मारा या फिर उसने मारने का प्रयास किया या फिर उसने हत्या कर दी या फिर उसने डकैती की, उसने रेप किया, उसने चोरी की, कुछ भी किया और उसको यदि वह स्वीकार कर लेता है, तब उसको हम कन्फेशन कहते हैं। कन्फेशन का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि पुलिस कस्टडी में कन्फेशन, उसको ही मैं अभी क्लियर करने जा रहा हूँ। लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात आता है, कन्फेशन की जब बात आती है और कन्फेशनल स्टेटमेंट की बात आती है, तो लोगों को लगता है कि कन्फेशन का मतलब कि पुलिस कस्टडी में जो स्वीकार किया गया अपने अपराध को, उसको कन्फेशन कहते हैं। ऐसा नहीं है। सबसे पहले इस चीज को दिमाग से आप निकाल दीजिए कि कन्फेशन का मतलब यह नहीं है कि पुलिस कस्टडी में यदि किसी बात को स्वीकार किया गया है तो सिर्फ वही कन्फेशन है। कन्फेशन के और बहुत सारे कंडीशन है जिसको मैं बताने जा रहा हूँ और यही कॉन्सेप्ट है। मैंने आप लोगों को बताया कि एडमिशन और कन्फेशन में क्या अंतर है। एडमिशन जो है वह सिविल केसेस में वह अप्लाई होता है। एडमिशन जो है वह सिविल केसेस में अप्लाई होता है यदि वह स्वीकार कर लेता है कोई व्यक्ति, ठीक है ना, कोई व्यक्ति स्वीकार कर लेता है तो वहां पर वह एडमिशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने केस किया और केस करने के बाद, केस सिविल केस किया, सिविल केस करने के बाद डिफेंडेंट को समन गया और समन देने के बाद वो समन पर हाजिर हुआ और अपना वकालतनामा फाइल कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, वो डिफेंड करने के लिए आया है। तो डिफेंड क्यों करने के लिए आया है? क्योंकि उसके ऊपर जो अभियोग लगाए गए हैं वह, उसका कहना है कि सत्य नहीं है, लेकिन चूंकि वह अपीयर हो गया तो यहाँ पर यह माना जाएगा कि दोनों पार्टी, जिसने आरोप लगाया है और जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, वह इसको एडमिट कर रहे हैं। केस तभी एडमिट होता है ना, क्योंकि जब लगता है कि इसमें कुछ सत्य है, तो उसने जो स्टेटमेंट दिया वह वहां पर क्या है, इररिलेवेंट हो जाता है। यदि जो प्लेंटिफ है उसने जो स्टेटमेंट दिया है वह यदि भारी पड़ता है तो यहाँ पर वह एडमिशन के स्टेज में आ जाता है। तो इसका मतलब है कि वह एडमिट कर लिया गया। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति जिसने कोई चीटिंग की है, फॉर्जरी की है, वह यदि एक्सेप्ट कर लेता है डायरेक्टली, तब यह डायरेक्ट एडमिशन होता है। तो उसकी स्वीकारोक्ति यहाँ पर हो जाती है। नहीं तो कोर्ट में जो कंडीशन है उसके आधार पर वह स्वीकारोक्ति हो जाती है। सिंपल टर्म में हम आपको सिर्फ यह बतलाना चाह रहे हैं कि सिविल के केस में जो एडमिट किया गया है कोई चीज, उसको हम एडमिशन कहते हैं। स्वीकार किया गया है, स्वीकारोक्ति को हम एडमिशन कहते हैं। और क्रिमिनल केस में स्वीकारोक्ति को हम कन्फेशन कहते हैं। कन्फेशन बहुत तरीके का हो सकता है। अब यह कि कन्फेशन तभी कन्फेशन माना जाता है, कन्फेशन तभी कन्फेशन माना जाता है जब यह वॉलंटरी होता है। जो गिल्ट ऑफ कन्फेशन है वह यदि वॉलंटरी हुआ तभी इसको कन्फेशन की श्रेणी में माना जाएगा। लेकिन
यदि उसने कन्फेस कर लिया, लेकिन जो कन्फेस किया उसमें जो है वह कन्फेशन फॉल्स शॉर्ट ऑफ है, मतलब कि कोई अमाउंट जो है जितना कन्फेशन का है, तो वह अमाउंट जो एक्सपेक्टेड है उतना अमाउंट उस श्रेणी का जो कन्फेशन है वह नहीं हो पाया। जैसे उसने कहा कि मैंने किसी व्यक्ति को चाकू मारा, लेकिन जब देखा गया उस व्यक्ति को जो विक्टिम है, वहां चाकू का नामो निशान नहीं है। तो इसका मतलब है कि कन्फेशन उससे जबरदस्ती करवाया गया है। जैसे मैं केस का रेफरेंस आपको दे रहा हूँ, ठीक है? और जैसे पुलिस ने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद उसके मुंह से यह कहलवा गया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की है गला दबाकर की है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया और जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट बना, उन दोनों में गला दबाने की कहीं चर्चा नहीं थी। अब यहाँ पर कन्फेशन क्या हुआ? ये कन्फेशन जो है फॉल्स सॉर्ट ऑफ है, मतलब कि आधी अधूरी सच्चाई है। तो अब आधी अधूरी सच्चाई को कोर्ट में भी प्रोड्यूस किया जाएगा, जबकि पुलिस कोर्ट में प्रोड्यूस कर देती है। पुलिस के तो स्टबर्डनेस का हाइट है। यदि आप चार्जशीट को देखें तो मैं रोज उस चीज को देख रहा हूँ कि पुलिस कुछ चीजों को प्रूव करने की कोशिश करती है। किसी चीज पर अपना लिख कर भेज देगी कि हाँ यह चीज को सत्य पाया गया, वो अपना गर्दन बचाने की कोशिश करती है, ठीक है ना? यह सत्य पाया गया। 99% केस में पुलिस ये कहती है कि अब सत्य पाया गया और उसको जो पुलिस कस्टडी में लिया गया उसने इसे स्वीकार किया, ठीक है? उसने इसे क्या किया है? स्वीकार किया है। लेकिन यहाँ पर फॉल्स सॉर्ट ऑफ होता है, मतलब कि उस अमाउंट का एविडेंस नहीं उपलब्ध होता है, तब उसको हम क्या कहते हैं? तब उसको हम कन्फेशन की श्रेणी में नहीं रखते हैं और यहाँ पर उसकी वह कमजोरी हो जाती है कि पुलिस की कमजोरी और प्रोसिक्यूशन की कमजोरी है, जिसका फायदा डिफेंस उठा सकता है। अब जैसे मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया कि एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया कि उसने एफआईआर में भी आया कि उसने गला दबाकर हत्या कर दी। एफआईआर के आधार पर पुलिस ने कंसेप्शनल स्टेटमेंट ले लिया, लेकिन अब यहाँ पर जो रिपोर्ट सब आया वो क्या बतला रहा है? बतला रहा है कि यहाँ तो वह चीज है ही नहीं। तो दोनों में कहीं पर मैच नहीं कर रहा कंसेप्शनल स्टेटमेंट और जो वस्तु स्थिति है, वस्तु स्थिति है, जो एविडेंसेस है, वो कहीं पर मैच नहीं कर रहे हैं। तो जब मैच नहीं कर रहे हैं तो उसको हम कन्फेशनल स्टेटमेंट की श्रेणी में नहीं रख सकते। तो कन्फेशनल स्टेटमेंट का सीधा साधा डिफिनेशन ये है। अब कन्फेशनल स्टेटमेंट को हम कुछ श्रेणियों में बांटेंगे। अब जैसे कि इसको दो पार्ट में हम करते हैं। कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है, एक है इनकल्पेटरी और दूसरा एक्सकल्पेटरी। एक एक जो है इनकल्पेटरी एविडेंस बन जाता है, दूसरा एक्सकल्पेटरी एविडेंस बन जाता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको यह समझ लीजिए। यदि कोई एविडेंस ऐसा है जो कि जो कन्फेशनल स्टेटमेंट ऐसा है जिसको कि एविडेंस के रूप में यूज किया जाना है, कि वो कन्फेशनल स्टेटमेंट ऐसा है। और एक बात मैं और भी पहले आपको बता दूं कि कन्फेशनल स्टेटमेंट एविडेंस नहीं माना जाता है, ठीक है ना? जब तक कि वो पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने जाकर वह नहीं उसको स्टेटमेंट दे दे। तो अब इनकल्पेटरी जो है और एक्सकल्पेटरी क्या है? यदि कोई एविडेंस या कोई स्टेटमेंट जो कि एक्यूज के फेवर में जा रहा हो, पार्ट ही क्यों ना हो, जो कि उसको रिहा करा सकता है, क्रिमिनल ट्रायल में जो उसको रिहा करा सकता है, उसको क्रिमिनल ट्रायल में एक्सप्लेनेटरी कहते हैं, उसको हम एक्सप्लेनेटरी एविडेंस कहते हैं। और कोई ऐसा एविडेंस जो कि प्रोसिक्यूशन के फेवर में जा रहा हो, मतलब प्रोसिक्यूशन के फेवर में भी जाएगा तो वह एक्यूज के खिलाफ में जाएगा, उसको हम इनकल्पेटरी एविडेंस कहते हैं। इनकल्पेटरी कन्फेशनल स्टेटमेंट और इनकल्पेटरी यदि जुडिशियल ट्रायल के समय है तो इनकल्पेटरी एविडेंस उसको हम कहते हैं, ठीक है? अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया और जिस व्यक्ति को के ऊपर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल भी किया गया, ठीक है ना? थर्ड डिग्री का इस्तेमाल भी किया गया और थर्ड डिग्री का जब इस्तेमाल किया गया तो उस व्यक्ति ने कहा कि हत्या तो हुई है, हत्या तो हुई है और हत्या के समय मैं था भी, लेकिन हत्या मैंने नहीं की है। हत्या अनदर पर्सन ने की, उसने किसी व्यक्ति का नाम ले लिया। अब यहाँ पर क्या है?
यहाँ पर वो कन्फेशनल स्टेटमेंट है कि हत्या हुई है। कन्फेशनल स्टेटमेंट यह है कि वह जानता है कि हत्या हुई, वो वहां पर मौजूद भी था, लेकिन उसने हत्या नहीं की है, किसी और व्यक्ति ने हत्या की है। अब यहाँ जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है इसका, वह इन टोटो यदि कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है तो सोचिए कि ट्रायल का जो लॉयर है, जो डिफेंस का लॉयर है, उसको कितना गुंजाइश मिल जाता है, कितनी ज्यादा संभावना है। एक पार्ट उसका जो है वह मौजूद था, वह इनकल्पेटरी है, लेकिन इनकल्पेटरी कब होगा? वह जब वह उसके साथ मिला हुआ होगा। उसने यह कहा कि वहां पर वह मौजूद था, पुलिस ने इसको इनकल्पेटरी माना, वह वहां पर मौजूद था, पुलिस ने उसको इनकल्पेटरी माना कि वह, उसका मतलब है कि उसमें, उसके कृत्य में, उसके एक्ट में वह भागीदार था। लेकिन दूसरी तरफ उस व्यक्ति ने यह कहा कि मैंने नहीं मारा, बल्कि उसे बी ने मारा, मैं ए हूं, बी ने मारा। तो यहाँ पर वह एक्सकल्पेटरी हो गया, क्योंकि वह अपने आप को वह बचा लिया। तो यहाँ पर एक्सकल्पेटरी जो है, वह यदि उसका वेट ज्यादा हो जाता है, इनकल्पेटरी का वेट कम हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में वह रिहा हो जाता है। जब कोर्ट में जब जाएगा तो क्या होगा, हम और आप क्या करेंगे? पुलिस का कहना है, जब पुलिस वाले का बयान होगा तो कहेगा कि इसने स्वीकार किया है कि वह साथ में था, तो इसका मतलब है कि इसकी संलिप्तता उसमें है, तो इसमें सिर्फ उसके कोई कुछ के आधार पर इसको भी सजा होगी। लेकिन मेरा ये कहना है, उसने ये कहा है कि मैं वहां पर था, लेकिन मैं वहां पर जो था, कि मैं वहां पर एक्यूज के रूप में नहीं था, बल्कि मैं वहां पर पासस बाई के रूप में था, और मैं रुक कर देखने लगा, मेरा कोई हाथ इसमें नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि मैंने नहीं मारा है, किसी अन्य व्यक्ति ने मारा है, मैंने उसे देखा है। तो यहाँ मुझे क्या है, आई विटनेस के रूप में ट्रीट किया जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने मुझे को एक्यूज के रूप में ट्रीट कर दिया, और रेदर एक्यूज के रूप में ट्रीट कर लिया, और यह मान लिया कि मैं भी हत्या में शामिल था। तो अब यहाँ पर दूसरी बात यह है कि जो एक्सकल्पेटरी की बात, जो इनकल्पेटरी था, उसमें मैंने आप लोगों को कहा कि कैसे बचा जा सकता है। अब एक्सकल्पेटरी की बात आई तो यहाँ पर वो कहा कि उसने यह कहा कि भाई मैंने तो हत्या की ही नहीं है, हत्या तो बी ने की है। तो जब हत्या बी ने की है और मैं वहां था, बहुत सारे लोग वहां पर थे, मैं भी था, तो यहाँ पर यदि ये प्रूफ हो जाता है कि उसने हत्या नहीं की है, तो यहाँ पर तो इनकल्पेटरी है, और उसने जब स्टेटमेंट दिया तो वो एक्सकल्पेटरी है, क्योंकि उसमें उसे बचने की संभावना बना ली अपनी, और वहां पर वह बच सकता है यदि वकील यदि बुद्धिमान हो तो दूसरा क्या है कि कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पर नाइफ पकड़ा गया, क्राइम वेपन जो है वह उसकी रिकवरी हो गई, और उसको डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया गया। डीएनए टेस्ट में यह पाया गया कि उसके जो चाकू हैं, जो नाइफ है, उस पर जो उंगलियों के निशान है, वो इसके नहीं है। अब इनकल्पेटरी कब है? जब उसने यह कहा कि चाकू वहां पर मौजूद है, ठीक है ना, वो इनकल्पेटरी, क्योंकि वो उसके खिलाफ जाता है, ठीक है ना, वो उसके खिलाफ जाता है। उसने स्वीकार भी कर लिया कि उसने हत्या की और वहां पर वह चाकू है, वो उसके खिलाफ जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पुलिस कस्टडी में उसने इसको स्वीकार किया है। अब यहां पर यह कहा गया कि वह, यह तो इनकल्पेटरी हो गया क्योंकि वो उसके खिलाफ में जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जैसे डीएनए टेस्ट हुआ, ठीक है ना, फॉरेंसिक टेस्ट जैसे हुआ, तो फॉरेंसिक टेस्ट में पाया गया कि उस पर उंगलियों के निशान तो किसी और के हैं, और वह डीएनए का टेस्ट और यह फॉरेंसिक लैब का जो टेस्ट है, वह डिफेंस को अवेलेबल होता है। जो भी एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, जो भी एविडेंस वहां पर मौजूद होता है कोर्ट में, वह डिफेंस को दिया जाता है, जिससे कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। जैसे यहाँ पर यह उसके लॉयर ने देखा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ तो फॉरेंसिक लैब का जो रिपोर्ट आया है, एफएसएल का जो रिपोर्ट आया है, उसमें है कि चाकू पर उसके हाथ के निशान नहीं, किसी और के हाथ के निशान है। वो मजिस्ट्रेट के सामने क्या करेगा? इमीडिएटली कहेगा पुलिस ने मुझसे जबरन
जबरन कन्फेशनल स्टेटमेंट लिया, और यह पुलिस जो है वो मेरे बोलने पर वो रिकवरी नहीं हुई, किसी और चाकू को उसने रिकवर किया और यह बतला दिया कि यह रिकवरी जो है वो मेरे स्टेटमेंट के आधार पर हुई है। कन्फेशनल यह रिकवरी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है। अब मैंने चाकू की बात भी नहीं की, चाकू तो मेरा था ही नहीं। वो यह तो नहीं बोल सकता कि मेरे उंगलियों के निशान नहीं है, क्योंकि वह बोलेगा उसका वकील। यहाँ पे क्या है कि मैं तो कहीं पर था ही नहीं। अब क्या था, जो चाकू पर उसकी उंगलियों के निशान नहीं मिले, हुआ क्या था, वह एक्सकल्पेटरी हुआ और उस आधार पर उसको रिहा किया जा सकता है। क्रिमिनल जस्टिस एक सीरियल है, ठीक है ना, ओटीटी पर है, आप लोग देखे होंगे। उसमें मैं आप लोग को एक्सकल्पेटरी का एक एग्जाम्पल देता हूँ। उसमें जो जुवेनाइल एक्यूज है, उसके ऊपर हत्या का आरोप लग जाता है, वो हत्या उसने की नहीं है। और जो जेरी कैन है, उस पर उसके आधे अधूरे उंगलियों के निशान छपे हुए हैं। अब यहाँ पर डिफेंस लॉयर ने ग्राउंड लिया कि चूंकि आधे अधूरे निशान छपे हुए हैं उस पर, इसका मतलब किसी अन्य व्यक्ति ने ग्लव्स पहनकर उसको छुआ होगा, जिससे कि आधे निशान मिट गए और आधे निशान रह गए। यहाँ पर एक्सकल्पेटरी एविडेंस के आधार पर दूसरे एक्यूज को ढूंढ निकाला गया, और ढूंढने का काम भी किसने किया, पुलिस ने नहीं किया, क्योंकि पुलिस तो बायस थी, क्योंकि पुलिस को तो सीधा सीधी एविडेंस प्रोड्यूस करना रहता है, चार्जशीट सबमिट करनी रहती है। वो तो हड़बड़ी में अपना काम कर दी। टाइम बाउंड भी रहता है कि 90 दिनों के अंदर सबमिट करिए, अदरवाइज बेल मिल जाएगा। तो अब जो वकील था, जो डिफेंस लॉयर था, उसने अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और उसके आधार पर उसने पाया कि कोई और एक्यूज है, और प्रोबेबिलिटी के आधार पर उस एक्यूज तक वो पहुंच भी गया। तो इस आधार पर उसने अपने जो जुवेनाइल एक्यूज है उसको उसने रिहा करवा लिया। ये कौन से एविडेंस के आधार पर कराया, एक्सकल्पेटरी एविडेंस के आधार पर उसको रिहा करा दिया गया, ठीक है ना, एक्सकल्पेटरी एविडेंस के आधार पर उसको रिहा करा दिया गया। अब मैं आगे आता हूं, जिसमें कि मैं आप लोगों को जो इनकल्पेटरी और जो एक्सकल्पेटरी है उस पर सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन क्या है। जहां पर डिफिनीशन की बात है, मैंने आप लोगों को डिफिनीशन बता दिया कि एलिमेंट ऑफ गिल्ट जो है इन टर्म्स और एडमिट सब्सटेंशियली जहां पर हो जाता है, उसको हम जो कंस्टिट्यूट करता है ऑफेंस को, और जो खिलाफ में जाता है एक्यूज के, उसको हम इनकल्पेटरी कह रहे हैं, और जो उसके विरोध में जाता है वहां पर हम एक्सकल्पेटरी है। अब डायरेक्ट एलिगेशन कहीं पर है और कन्फेशनल स्टेटमेंट भी है और उसके आधार पर एविडेंस भी उपलब्ध है, तब ऐसी स्थिति में वह इनकल्पेटरी है। तो ऐसी स्थिति में वकील को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। वकील को क्या है, काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। लेकिन जहां पर मिक्स्ड अप स्टेटमेंट है, और जो कि कन्फेशनल स्टेटमेंट है भी और वह नहीं भी है, वह लीड करता है एक्यूटल की तरफ। जो मैंने आप लोगों को यह बतलाया कि उस व्यक्ति ने, जिसने कहा कि मैंने चाकू नहीं मारा, मैं वहां पर था, किसी अन्य व्यक्ति ने चाकू मारा, यहाँ पर मिक्स्ड अप स्टेटमेंट है। तो एक बात का आप ध्यान रखिएगा जब भी किसी केस को लीजिए, कि मिक्स्ड अप स्टेटमेंट यदि नजर आता है आपको कन्फेशनल स्टेटमेंट में, तो आप यह मानकर चलिए कि वह कमजोर सा कन्फेशनल स्टेटमेंट है, और वहां पर एक्सप्लेटरी जो एलिमेंट है वह काफी ज्यादा है, और मिक्स्ड अप एलिमेंट में काफी ज्यादा जो एक्सप्लेटरी एविडेंस है। और यदि यह तब संभव है तभी कि या तो वह इनोसेंट हो, या फिर वह हैबिचुअल क्रिमिनल हो, या फिर कोई वकील जो है उसको पहले से समझा दिया हो कि क्या स्टेटमेंट देना है। तो ये सारा काम जो है आपको या तो ढूंढ निकालना है, या फिर उसको ट्यूटर करना है कि क्या बोलना है वहां पर, जिससे कि आपको कोर्ट में गुंजाइश रहे, कोर्ट में गुंजाइश रहे। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन क्या है, सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन को भी आप लोगों को जानना है। इसमें सबसे पहले मैं एक केस लॉ की बात करूंगा, और केस लॉ के पहले मैं बात करूंगा इलस्ट्रेशन की। एक महिला के ऊपर आरोप लगाया गया कि उसने अपने पति को जहर देकर मार डाला। महिला का स्टेटमेंट लिया गया। महिला ने कहा कि जहर से मेरे पति की मृत्यु हुई है, यह सही है। जहर जो है वह गलती से मेरे हाथों से पड़ा, यह भी सही है। लेकिन चूंकि वह जहर की शीशी
किसी ने वहां पर रख दी थी, तो मुझे यह पता नहीं चला कि जहर की शीशी कौन है और मेडिसिन की शीशी कौन है। इस आधार पर मैंने मेडिसिन समझकर वह जहर को दवा के रूप में दे दिया। अब यहाँ क्या है, यहाँ मिक्स्ड अप स्टेटमेंट है। एक तो है कि उसने पॉइजन दिया, शी एडमिनिस्टर्ड पॉइजन टू हर हस्बैंड, इट्स ट्रू, यहाँ पर इनकल्पेटरी है, लेकिन वह जहर के रूप में दी, वह उसको पता नहीं था। यहाँ पर वह इनोसेंट अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश की। वह क्या था, वह एक्सकल्पेटरी था। और लोअर कोर्ट ने यह उस महिला को सजा सुना दी इस आधार पर कि उसने पॉइजन एडमिनिस्टर किया है टू हर हस्बैंड, दैट लीड्स टू डेथ। लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही स्पष्ट ओपिनियन था कि किसी भी स्टेटमेंट को हम एज ए होल देखेंगे, और कोई भी जो इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी एविडेंस है उसको हम सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस से जज करने की कोशिश करेंगे। यदि सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस मैच नहीं करता है, तब ऐसी स्थिति में सिर्फ वो स्टेटमेंट के आधार पर किसी व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट तौर पर कहा कि किसी भी स्टेटमेंट को हम एज ए होल या तो एक्सेप्ट करेंगे या एज ए होल रिजेक्ट करेंगे। तो लोअर कोर्ट ने इस मामले में ग्रेव मिस्टेक किया है, ठीक है ना। ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है किसी एक्यूज के पार्ट पर, किसी एक्यूज के पार्ट पर। यहाँ पर महिला के केस में इन्होंने यह कहा कि आधे अधूरे स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि स्टेटमेंट एज ए होल एक्सेप्ट किया जाएगा और उसके आधार पर चीजों को वे करने की कोशिश की जाएगी, उसके आधार पर चीजों को जज करने का कोशिश किया जाएगा, एविडेंसेस को इवेल्युएट करने की कोशिश की जाएगी, कोरोबोरेशन की कोशिश की जाएगी, और तब उसके बाद कोई सजा दी जा सकती है या फिर सजा नहीं दी जा सकती है। इस केस में लोअर कोर्ट ने एक गंभीर जो मुद्दा था उसको बहुत हल्के तरीके से निपटाने का प्रयास किया और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को श्रगअप करने की कोशिश की, और उसे लगा कि सीधे तरीके से ट्रायल को कर किसी एक्यूज को सजा दे दी जाए, जो कि उचित नहीं है। यहाँ पर सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस जो थे वो सारे जो थे, वह महिला ने जो स्टेटमेंट दिया था, एक्सकल्पेटरी एविडेंस दिया था, उसके फेवर में थे, ठीक है ना, उसके फेवर में थे। तो यहाँ पर ज्यादा वेट था एक्सकल्पेटरी एविडेंस का, और एक्सकल्पेटरी एविडेंस का चूंकि वेट ज्यादा था, इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस में, ठीक है ना, एक और केस में एक जो जो स्टेटमेंट दिया, जो ओपिनियन दिया है, वहां पर है जहां पर एक्सकल्पेटरी एविडेंस जो है, ठीक है ना, एक्सकल्पेटरी एविडेंस को सेपरेट कर दिया जाता है इनकल्पेटरी एविडेंस से, वह गलत है, ठीक है ना, वो गलत है। इसको यह केस है भगवान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, AIR 1976, सुप्रीम कोर्ट 1797 पेज नंबर। दोनों में सेम ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट का दिया गया है। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई ओपिनियन फॉर्म किया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो वहां पर इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी एविडेंस दोनों को जज किया जाता है, उसको कोरोबोरेटिव एविडेंस के साथ मैच कराया जाता है। यदि कोरोबोरेटिव एविडेंस मैच कर गया इनकल्पेटरी एविडेंस के फेवर में तो सजा होगी, यदि कोरोबोरेटिव एविडेंस नहीं मैच कर गया इनकल्पेटरी एविडेंस के फेवर में, मतलब एक्सकल्पेटरी एविडेंस के फेवर में है, तो वहां पर रिहाई होगी। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वह यह है। अब फॉर्म ऑफ कन्फेशन क्या होता है? फॉर्म ऑफ कन्फेशन दो तरह का होता है, एक होता है जुडिशियल कन्फेशन, दूसरा होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन क्या है? यदि कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने यदि कोई स्टेटमेंट दिया गया तो उसको हम जुडिशियल एविडेंस कहते हैं, ठीक है ना, जुडिशियल कन्फेशन कहते हैं। वो एविडेंस के रूप में सामने हो जाता है। लेकिन
यदि कोर्ट के बाहर किसी व्यक्ति के सामने, चाहे वह पुलिस के सामने या किसी व्यक्ति के सामने, यदि वह स्टेटमेंट दिया गया अदर देन कोर्ट, यदि कहीं पर कन्फेस किया गया किसी गिल्ट को, तो उसको हम एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहते हैं। जुडिशियल कन्फेशन में डिफेंस लॉयर के लिए बहुत कम गुंजाइश होती है। जहां पर जुडिशियल कन्फेशन होता है वहां पर बहुत ही कम गुंजाइश होती है डिफेंस लॉयर के लिए, लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में लॉट्स ऑफ गुंजाइश है, लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटी है डिफेंस लॉयर के लिए कि डिफेंस लॉयर वहां पर उस केस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है और उस केस को जीत सकता है आराम से। अब जैसे सपोज करिए किसी व्यक्ति ने पुलिस के सामने कोई स्टेटमेंट दिया, पुलिस जुडिशियल ऑथोरिटी नहीं है, पुलिस जो है क्या है, जुडिशियल ऑथोरिटी नहीं है, और यदि पुलिस जुडिशियल ऑथोरिटी नहीं है तो वह एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हो गया। वहां पर उस एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए, उस कन्फेशन को सपोर्ट करने के लिए कोई कोरोबोरेटिव एविडेंस पुलिस के पास उपलब्ध नहीं है, तब ऐसी स्थिति में डिफेंस के लिए गुंजाइश है। इसी तरह किसी व्यक्ति ने अपने गांव के सरपंच भी ऑथोरिटी ही माना जाता है, ठीक है, सरपंच भी क्या है, ऑथोरिटी ही माना जाता है। सरपंच के सामने कोई स्टेटमेंट दे दिया, अभी आप पुलिस को आप किनारे करिए, सरपंच के सामने स्टेटमेंट दे दिया और सरपंच के सामने जो एविडेंस दिया उसको कोर्ट में प्रोड्यूस जब किया गया तो सारे कोरोबोरेटिव एविडेंस उस स्टेटमेंट के साथ मैच कर रहे थे, तब ऐसी स्थिति में यह माना जाएगा कि वह वॉलंटरी है और सारे जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस है वो कोरोबोरेट कर रहा है इसके साथ, इसीलिए उसे सजा होगी और इस आधार पर सजा हुई भी। अब उसने क्या सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस थे, जैसे एक व्यक्ति ने सरपंच को जाकर कहा कि उसने किसी व्यक्ति को गोली मार दी, उसने गुड फेथ में कहा सरपंच को जाकर, लेकिन सरपंच की अथॉरिटी है तो यह बात उसने पुलिस को बताई, यह व्यक्ति गिरफ्तार हुआ और उसने जो यह कहा था उसके आधार पर जिस जगह की बात उसने की थी वहां पर एम्प्टी कार्ट्रिज रिकवर कर लिया गया और वह कार्ट्रिज वही कार्ट्रिज था जिससे उस व्यक्ति की हत्या हुई थी, उसी बंदूक से चलाया हुआ वह कार्ट्रिज था। तो यहाँ पर उसने जो यह व्यक्ति कहा वह एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है और वॉलंटरी उसने कहा और साथ साथ उसने जो जगह बताई उसके आधार पर वह रिकवर भी कर लिया गया कार्ट्रिज, तो उससे वह पता चला कि वॉलंटरी स्टेटमेंट है, वॉलंटरी कन्फेशन है और वॉलंटरी कन्फेशन सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के साथ साथ मैच कर गए, इसीलिए यहाँ पर उस व्यक्ति को सजा हो जाएगी। यहाँ पर यह केस लॉ है, प्यारा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1997 का रिपोर्टेड केस है, 1997 वॉल्यूम 4 सुप्रीम कोर्ट केसेस फॉर पेज नंबर 459। इस केस का पूरा एलेबोरेशन इसमें दिया गया है। तब सुप्रीम कोर्ट का इस पर रिमार्क्स था और रिकॉग्नाइज करते हुए इसने कहा कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो है वह तब बहुत ही वैलिड हो जाता है जब सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस जो है उसके साथ मैच करते हैं। अब तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कन्फेशन क्लियर हो चुका होगा। अब दूसरा है कि कन्फेशन के कुछ कंडीशंस होते हैं। यदि कन्फेशन जो है इंड्यूसमेंट के द्वारा, थ्रेट के द्वारा या प्रॉमिस के द्वारा कन्फेशन कराया गया तो यदि वो प्रूफ हो जाता है तो वो इररिलेवेंट होता है, यदि वो प्रूफ हो गया तो वो क्या है, वो इररिलेवेंट हो जाता है। अब यहाँ पर कंडीशंस ऑफ इररिलेवेंसी क्या है, हम यदि इररिलेवेंसी की बात करेंगे तो कंडीशन फॉर इररिलेवेंसी क्या है, पहला तो है कन्फेशन मस्ट बी द रिजल्ट ऑफ इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। यहाँ पर कंडीशन जो है कि होना क्या चाहिए कि यदि इंड्यूसमेंट है, थ्रेट है और प्रॉमिस है, तब ऐसी स्थिति में यह इररिलेवेंट हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन ऑफ इररिलेवेंसी जो है वह इसमें क्या है, कन्फेशन मस्ट बी द रिजल्ट ऑफ इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। यदि उसको लालच दिया गया है, यदि उसको धमकाया गया है या फिर उसको कुछ प्रॉमिस किया गया है, जैसे पुलिस यदि ये कहती है कि तुम यदि ये स्वीकार कर लोगे कि तुमने मारा है
तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें बचा लूँ। यहाँ पर फ़ॉल्स प्रॉमिस दिया गया, तो ये कोर्ट में जाकर यदि प्रूव हो जाता है कि इस आधार पर जो है उसने कन्फेशनल स्टेटमेंट कराया है, तब ये तो इर्रेलेवेंट हो जाएगा। और ये पुलिस कब करती है? पुलिस तब करती है जब किसी बड़े आदमी का बच्चा या कोई बड़ा आदमी पकड़ा जाता है, कि ऊपर आरोप लगाया जाता है, तो वह किसी व्यक्ति को पकड़ लेती है थर्ड पर्सन को, और उससे वह क्या करती है, कन्फेशनल स्टेटमेंट ले लेती है, क्योंकि बड़ा आदमी जो है, धनाढ्य आदमी जो है, वो एक तरफ से उसको ये कह रहा है कि वो इतना पैसा देगा, तो पुलिस ये कहती है, और पुलिस से वह कहलाता है कि वह जिसने स्वीकार कर लिया, तो उसे कम से कम सजा होगी और उसे बचा लिया जाएगा। वह व्यक्ति को जब बाद में पता चलता है कि पुलिस ने गलत आश्वासन दिया है, और तब कोर्ट में जाकर वह कहता है कि पुलिस ने ऐसा मुझसे इस तरह का प्रॉमिस कर कर मेरे से स्टेटमेंट दिलाया है, तो वह इनवैलिड होगा, वह इर्रेलेवेंट हो जाएगा कोर्ट में। अब यहाँ पर क्या है, इंड्यूसमेंट या फिर थ्रेट किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा दिया जाए, पर्सन इन ऑथोरिटी है उसके द्वारा दिया जाए, जहां पर मैंने पुलिस की बात कही, जहां पर मैंने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात कही, ऑफिसर की बात कही, या फिर सरपंच की बात कही, ये सारे लोग जो है वो ऑथोरिटी है। सरपंच भी जो है वो ऑथोरिटी है। तो ये ऑथोरिटी यदि इस ढंग का इंड्यूसमेंट देता है, थ्रेट देता है, तब ऐसी स्थिति में यह इर्रेलेवेंट माना जाएगा। इसके अलावा कुछ जो है वह टेम्पोरल बेनिफिट की बात करता है, या एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करता है, वर्ल्डली एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करता है, कि तुम ये एक्सेप्ट कर लो, मैं तुमको 50 लाख रुपया दूंगा, और तुम यदि एक्सेप्ट नहीं करोगे, मैं तुम्हारे पूरे फैमिली को फिर मरवा दूंगा। तो यहाँ पर टेम्पोरल जो है और वर्ल्डली जो बेनिफिट और एडवांटेज और डिसएडवांटेज के द्वारा यदि कन्फेशनल स्टेटमेंट कराया जाता है, कन्फेस कराया जाता है, तब यह इर्रेलेवेंट हो जाता है। ठीक है, तो यह सारे कंडीशंस हैं, और भी बहुत सारे कंडीशंस हैं जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। इसके बाद जो है वो इम्पोर्टेंट क्या है, यह इम्पोर्टेंट है कि रिलायबिलिटी ऑफ जुडिशियल कन्फेशन क्या है, जुडिशियल कन्फेशन की रिलायबिलिटी क्या है। जुडिशियल कन्फेशन की रिलायबिलिटी 100% है। जुडिशियल कन्फेशन यदि मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान देता है, तो वह उससे यदि मुकरता है, तब ऐसी स्थिति में वह खुद ही फंसता है उसमें, और 164 के बयान को यदि बाद में मुकरता है, तो उसको फिर मजिस्ट्रेट जो उसी रूप में जज करने की कोशिश करते हैं, और दोनों के स्टेटमेंट को वे करते हैं। बाद के स्टेटमेंट को बहुत वेटेज नहीं यहाँ पर दिया जा सकता है, अनलेस कि अनटिल कि वह बहुत सारे एविडेंसेस को लाकर वहां पर दिखा दे, तो यहाँ पर यह नहीं हो सकता है। तो जुडिशियल जो कन्फेशन है उसका एविडेंटरी वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब दूसरा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो किसके ऊपर है, कन्फेशनल स्टेटमेंट इररिलेवेंट है या रेलिवेंट है, इसका बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है। कन्फेशनल स्टेटमेंट को इररिलेवेंट करने का सबसे ज्यादा बर्डन ऑफ प्रूफ, सबसे ज्यादा जिम्मेवारी जो है वह एक्यूज के ऊपर है। एक्यूज यदि प्रूव कर देता है कि जो कन्फेशनल स्टेटमेंट हमसे लिया गया है वह गलत है, तब यहाँ पर पूरी तरह से शिफ्ट हो जाती है बर्डन ऑफ प्रूफ इस चीज को प्रूव करने का प्रोसिक्यूशन के ऊपर। जैसे मैंने अभी आप लोगों को यह बताया कि एक केस में एक आरोप लगाया गया पति के ऊपर कि उसने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी, यह आरोप लगाया गया। अब यहाँ पर कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसका, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो है वो इससे मैच नहीं कर रहा है। तो जब इससे मैच नहीं कर रहा है, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ अब किस पर चला गया, प्रोसिक्यूशन पर चला गया कि वह सिद्ध करे कि जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है वह सही है और वह आरोपी है। तो यहाँ पर कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ प्राइमरली सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में एक्यूज के ऊपर आता है कि वो प्रूव करे कि कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है वो जो लिया गया है वो गलत है, और जो कंडीशंस जो है वो उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, या फिर जो सर्कमस्टांसेस है उससे मैच नहीं कर रहा है, या फिर जो घटना है वो उससे मैच नहीं कर रहा है। और यदि ये प्रूव कर देता है तो सारा बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है प्रोसिक्यूशन के ऊपर कि वह इसको सिद्ध करे कि यह जो है वो व्यक्ति गिल्टी है, अदरवाइज तो उसकी रिहाई हो जाएगी। ठीक है, तो आज मित्रों यहीं तक।